Morning students, I am Aradhna and I am here again with my new video named size reduction, in which I have explained how the size of a particle can be reduced mechanically, what is crushing efficiency and what are laws related to size reduction. This topic is related to the subject mechanical operations of chemical engineering. Somewhere it is also called fluid and particle mechanics. Following content you will find in my present video, that are size reduction, principle of comminution, crushing efficiency, mechanical efficiency, power, empirical relationships, crushing laws, that are Ratinger's law, Kick's law, bond crushing law, work index, and the numericals related to these laws. Size reduction. What is size reduction? The term size reduction is applied to all the ways in which particles of solids are cut or broken into smaller pieces. रिडक्शन मीन्स होता है कम करना, यानी साइज रिडक्शन मीन्स साइज़ को कम करना। तो साइज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं? किसी भी पार्टिकल के साइज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं? हम उसे काट सकते हैं, हम उसे क्रश कर सकते हैं। जिस भी तरह से हम किसी भी पार्टिकल के साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज़ अ मेथड ऑफ साइज रिडक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, चंक्स ऑफ क्रूड ओर आर क्रश टू वर्केबल साइज। क्रूड ओर मीन्स जैसे एल्यूमिनियम का बॉक्साइट होता है, आयरन का हीमेटाइट होता है। तो इनको छोटे छोटे पीस में करने के लिए, वर्केबल साइज़ में करने के लिए उन्हें हम क्रश करते हैं। बड़े बड़े चंक्स होते हैं, यानी बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उन बड़े बड़े पत्थरों को छोटा छोटा क्रश किया जाता है ताकि वो वर्केबल साइज़ में हो, जिससे हम आगे उनको प्रोसेस में ला सकें। इसके अलावा सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं, उनको पाउडर की फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। प्लास्टिक को छोटे छोटे क्यूब्स में या डायमंड्स में या जो भी शेप नीडेड हो उसमें रिड्यूस किया जाता है साइज़ को। तो ये एग्जाम्पल है। Commercial products must often meet stringent specifications regarding the size and sometimes the shape of the particles they contain. So why size reduction is necessary? Size reduction is necessary because कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स, यानी जो भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं प्रोडक्ट्स, उनकी कुछ स्पेसिफिकेशन होती है साइज़ के रिगार्डिंग। जैसे आप टैबलेट्स की बातें करें, कुछ कैप्सूल की शेप में होती हैं, कुछ सर्कल में होती हैं, तो अलग अलग शेप होती है, अलग अलग साइज़ होता है। तो इन स्पेसिफिकेशंस को मीट करने के लिए, इन स्पेसिफिकेशंस की वजह से हमें साइज़ रिडक्शन करना ज़रूरी है। रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑल्सो इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स। हम जितना ज़्यादा किसी भी पार्टिकल के साइज़ को रिड्यूस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, इसलिए भी साइज रिडक्शन नेसेसरी होता है। देयर आर 4 ways ऑफ साइज रिडक्शन, that are compression, impact, attrition or rubbing and cutting. The first one is compression. Compression का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे नट क्रैकर। नट क्रैकर को हिंदी में कहते हैं सरौता। जैसे आपने पुरानी मूवीज़ देखी होंगी, लेडीज़ अखरोट तोड़ती हैं या सुपारी तोड़ती हैं, तो कंप्रेशन उसमें यूज़ होता है, यानी कि प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगाने से जो भी आपका नट होता है, अखरोट या जो भी है, वो टूट जाता है। तो ये जो मेथड है कंप्रेशन, वो कोर्स रिडक्शन के लिए है। कोर्स रिडक्शन ऑफ हार्ड सॉलिड्स। अखरोट जो होता है वो हार्ड होता है, या सुपारी होती है हार्ड होती है, तो उनके साइज रिडक्शन के लिए, उनको तोड़ने के लिए कंप्रेशन का यूज़ होता है, नट क्रैकर का यूज़ होता है, पर इससे कोर्स रिडक्शन होता है। इससे रिलेटिवली फ्यू फाइंड्स हमें नहीं मिल पाते। सेकेंड वन इज इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, दैट इज़ हैमर। हैमर मीन्स हथौड़ी। आप जितने अच्छे से किसी भी चीज़ पे इम्पैक्ट करेंगे, यानी कि किसी भी चीज़ पे अच्छे से प्रहार करेंगे, हथौड़े से अगर करते हैं, तो आपको कोर्स प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं, मीडियम प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं, फाइन प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपने कितने अच्छे से इम्पैक्ट किया है। थर्ड वन इज़ एट्रिशन और रबिंग। एट्रिशन को रबिंग भी बोलते हैं, दैट इज़ फाइल। फाइल से जब हम रब करते हैं तो साइज़ जगह जगह से रिड्यूस होता है।
इट yields वेरी फाइन प्रोडक्ट्स फ्रॉम सॉफ्ट नॉन एब्रेसिव मटीरियल्स। अगर आप सबसे अच्छा फाइल का हम एग्जाम्पल लें तो आप अपने नाखूनों को फाइल से कम करते हैं तो नाखूनों का साइज़ कम होता है। लास्ट वन इज़ कटिंग। कटिंग सब जानते हैं। कटिंग का एग्जाम्पल है ए पेयर ऑफ शीयर्स। शीयर्स जो ए पेयर ऑफ शीयर्स ये जो है ये जो आपकी बड़ी कैंची होती है जो गार्डन में पेड़ों को काटने के लिए यूज़ होती है वो कहलाती है। तो ये कटिंग के लिए यूज़ होती है और इट गिव्स अ डेफिनेट पार्टिकल साइज़। हमें पता रहेगा कि कितना पार्टिकल साइज़ होगा क्योंकि हम उसी हिसाब से कट करेंगे। एंड समटाइम्स अ डेफिनेट शेप विथ फ्यू और नो फाइंस। इसमें फाइंस नहीं मिलते हैं, हाँ डेफिनेट शेप ज़रूर मिलती है और पार्टिकल साइज़ भी डेफिनेट रहता है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम कट करते हैं किसी भी पार्टिकल को। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द जेनरिक टर्म फॉर साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन को अगर हम नॉर्मली देखें तो उसे कम्युनिकेशन बोल दिया जाता है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? इन ऑर्डर टू सेपरेट द वैल्यूएबल कंपोनेंट्स ऑफ एन ओर फ्रॉम द वेस्ट रॉक द मिनरल्स मस्ट बी लिबरेटेड फ्रॉम देयर इंटरलॉक्ड स्टेट फिजिकली बाय कम्युनिकेशन। जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं वैल्यूएबल कंपोनेंट्स जैसे कि मैंने भी कहा एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम और जो भी हैं जो कि आपको रॉक के फॉर्म में मिलते हैं, तो उसमें से हमें वैल्यूएबल मिनरल्स को अलग करना है। तो वो हम करने के लिए हमें क्या करना है, इंटरलॉक्ड स्टेट में है जो भी बड़े बड़े रॉक हैं वो इंटरलॉक्ड स्टेट में है, तो हमें मिनरल्स कैसे मिलेंगे? तो वो मिनरल्स को लिबरेट करने के लिए हमें कम्युनिकेशन करना पड़ता है। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन बिगिंस बाय क्रशिंग द ओर टू बिलो अ सर्टेन साइज एंड फिनिशेस बाय ग्राइंडिंग इट इनटू पाउडर। कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है क्रशिंग से, हम जो भी वेस्ट रॉक है उसे क्रश करते हैं और फाइनली ग्राइंड किया जाता है उसे टू द फॉर्म ऑफ पाउडर, मतलब हमें पाउडर में चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन? एन आइडल क्रशर और ग्राइंडर वुड हैव अ लार्ज कैपेसिटी होनी चाहिए, रिक्वायर स्मॉल पावर इनपुट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ज़्यादा प्रोडक्ट होना चाहिए और कम पावर इनपुट होना चाहिए। एंड yield a प्रोडक्ट ऑफ सिंगल साइज और द साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज एड। हमें जो साइज चाहिए या जो साइज रेंज चाहिए उसी रेंज में हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ये आइडियल क्रशर या ग्राइंडर की स्पेसिफिकेशंस हैं, प्रिंसिपल है। अब आइडियली है ये बट प्रैक्टिकल नहीं है। तो अगर हमें प्रैक्टिकली किसी भी इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस स्टडी करनी है तो हम क्या करते हैं, हम एक आइडियल ऑपरेशन सेटअप कर लेते हैं एक स्टैंडर्ड की तरह, और उसकी करेक्टरिस्टिक्स को हम एक्चुअल इक्विपमेंट से कंपेयर करते हैं और उससे हमें दोनों के बीच में डिफरेंस पता होता है और उस डिफरेंस को हम ओवरकम करने का ट्राई करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ रिगार्डिंग टू क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो आइडियली कैसा होना चाहिए, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। और क्रशिंग एफिशिएंसी को हम डिनोट करते हैं ईटा सी से, वेयर सी इज इन सबस्क्रिप्ट। So what is crushing efficiency? Crushing efficiency is the ratio of surface energy created by crushing to the energy absorbed by solid. So what is surface energy created by crushing? Surface energy created by crushing is equal to the product of surface energy per unit area, that is ES, multiplied by the difference in the areas per unit mass of product and feed. So if the area per unit mass of product is AWB and the area per unit mass of the feed is AWA, then the surface energy created by crushing is equal to ES multiplied by AWB minus AWA, and here the energy absorbed by solid is given by WN. So eta C, that is crushing efficiency, is equal to ES multiplied by AWB minus AWA whole divided by WN. अच्छा, जो भी एनर्जी हम मशीन को फीड करते हैं WN यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब बाय सॉलिड हमेशा उससे कम होती है। क्यों? हमने जितनी एनर्जी मशीन को फीड करी उसमें से कुछ पार्ट जो है ये प्रोसेसिंग में फ्रिक्शन होती है, प्रोसेसिंग में जो भी फ्रिक्शन होता है, वाइब्रेशन होता है, उसमें स्पेंड हो जाती है। तो बाकी जो बच जाती है वो क्रशिंग में यूज़ होती है, यानी कि वो
एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सरफेस पे। मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी को हम डिनोट करते हैं ईटा एम से, जैसे कि क्रशिंग एफिशिएंसी को हम ईटा सी से कर रहे थे, जहाँ सी क्रशिंग को डिनोट कर रहा था, यहाँ एम मैकेनिकल को डिनोट कर रहा है। सो मैकेनिकल एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब टू द एनर्जी इनपुट। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है WN और एनर्जी इनपुट है W, सो ईटा एम इज इक्वल टू WN अपॉन W। तो जो इक्वेशन 2 है उसको W की फॉर्म में लिखा हुआ है और आगे WN को WN के फॉर्मूले से यानी इक्वेशन 1 से ओपन कर लिया गया है और इक्वेशन 2 को डेराइव किया गया है। उसके बाद लिखा है इफ़ m डॉट इज़ द फीड रेट देन द पावर रिक्वायर्ड बाय द मशीन इज़ W, दैट इज़ एनर्जी इनपुट मल्टीप्लाई बाय फीड रेट। और यहाँ पे इक्वेशन 2 को पुट कर दिया है और इक्वेशन 3 को डराइव कर लिया गया है। कैलकुलेशन ऑफ AWB एंड AWA, जो एरियाज़ हैं, एरिया पर यूनिट मास ऑफ प्रोडक्ट एंड फीड, उसको हम स्पेरिसिटी के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, जहाँ से हमारा पावर का फाइनली एक फॉर्मूला निकल के आएगा, दैट इज़ इक्वेशन 4। एम्पिरिकल रिलेशनशिप्स मीन्स क्रशिंग लॉज। क्रशिंग लॉज आर Rittinger's law, Kick's law and Bond's law. Rittinger's law, what is Rittinger's law? The energy required for size reduction of unit mass is proportional to the new surface area produced. Energy means जो energy fed थी यानी कि W, that is equal to power divided by feed rate, that is P upon m dot, that is proportional to the new surface area produced. And this law is derived by equation 4. Equation 4 means the formula which we derived for power. Equation is given below. In this equation, if sphericities phi and phi b are equal and the mechanical efficiency eta m is constant, then the remaining constants in this equation can be combined into a single constant, that is kr. kr means Rittinger's law constant. और इक्वेशन को हम इक्वेशन 5 की तरह लिख सकते हैं, P upon m dot is equal to kr multiply by 1 upon dsb minus 1 upon dsa, where dsb is the average size of ground particles, means product particles, and dsa is the average initial size of pieces. Kick's law. Kick's law is the other law for size reduction. The energy required, energy is P upon m dot. The energy required to reduce the size of particles is proportional to the ratio of the initial size of a typical dimension to the final size of that dimension. It states that the work required for crushing a given mass of material is constant for same reduction ratio. Reduction ratio is the ratio of the initial particle size to the final particle size. So energy required is P upon m dot is proportional to the ratio of the initial size of a typical dimension to the final size of that dimension. So initial size dsa and final size dsb, so the ratio is dsa upon dsb. So P upon m dot is equal to kk, that is Kick's law constant, ln dsa upon dsb, that is equation 6, that is Kick's law, and this ratio dsa upon dsb, that is called reduction ratio. इस इक्वेशन का मतलब है कि द वर्क रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग, क्रशिंग के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड है, द वर्क रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग अ गिवन मास ऑफ मटेरियल इज कांस्टेंट फॉर सेम रिडक्शन रेशियो। अगर सेम रिडक्शन रेशियो का मटेरियल है तो जो वर्क रिक्वायर्ड है फॉर क्रशिंग अ गिवन मास ऑफ मटेरियल दैट वुड बी कांस्टेंट। इक्वेशन जो रिटिंगर्स लॉ के लिए थी और जो किक्स लॉ के लिए थी, उन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में इक्वेशन 7 की तरह से लिखा हुआ है। अगर n इज इक्वल टू 1 है इस इक्वेशन में, देन दिस इक्वेशन वुड बी किक्स लॉ, एंड इफ इस इक्वेशन में n इज इक्वल टू 2 है, देन दिस लॉ विल बी रिटिंगर्स लॉ। Bond crushing law. Bond postulated that the work required to form particles of the size dp from very large feet is proportional to the square root of the surface to volume ratio of the product, that is sp by vp. स्फेरिसिटी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो sp अपॉन vp इज इक्वल टू हो जाता है 6 अपॉन 5s अपॉन dp. तो p अपॉन m डॉट इज इक्वल टू kb अपॉन अंडर रूट डी पी। हाँ, अंडर रूट डी पी सिर्फ इसलिए है, फाइस नहीं है, क्योंकि वो इंक्लूडेड है बॉन्ड कांस्टेंट में, kb में।
तो यहाँ से जो आपका कोरिलेशन निकलता है वो है P अपॉन एम डॉट इज इक्वल टू KB अपॉन अंडर रूट DP। जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो है वो हम स्फेरिसिटी के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहाँ से SP अपॉन BP की वैल्यू आएगी 6 अपॉन 5S DP। तो 6 अपॉन 5S जो है वो बॉन्ड लॉ के जो कॉन्स्टेंट है KB उसमें इंक्लूडेड है। तो जो फॉर्मूला आपका निकल के आता है क्वेश्चन 8 दैट वुड बी P अपॉन एम डॉट इज इक्वल टू KB अपॉन अंडर रूट DP, where KB is a constant that depends on the type of machine and on the material being crushed. This is equivalent to solution of equation 7 with n is equal to 1.5 and a feed of infinite size. जो लास्ट इक्वेशन थी इक्वेशन 7 जिसमें रिटिंगर्स लॉ और बॉन्ड्स लॉ कंबाइंड फॉर्म में थे, उसमें n इज इक्वल टू 1 था तो किक्स लॉ था, n इज इक्वल टू 2 था तो रिटिंगर्स लॉ था, और अगर n इज इक्वल टू 1.5 होगा तो बॉन्ड क्रशिंग लॉ हो जाएगा इक्वेशन 7। वर्क इंडेक्स का यूज़ जो है, या हम कहें बॉन्ड क्रशिंग लॉ के यूज़ के लिए वर्क इंडेक्स व्यू में आता है। तो टू यूज़ बॉन्ड क्रशिंग लॉ अ वर्क इंडेक्स WI इज डिफाइंड एज द ग्रॉस एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ फीड नीडेड टू रिड्यूस अ वेरी लार्ज फीड टू सच अ साइज दैट 80% ऑफ द प्रोडक्ट पासिस 100 माइक्रोमीटर स्क्रीन। WI जो है वर्क इंडेक्स, ये वो एनर्जी रिक्वायरमेंट है जो कि किसी भी फीड के साइज़ को इतना रिड्यूस करने के लिए नेसेसरी है, ऐसे साइज़ में रिड्यूस करने के लिए नेसेसरी है कि जो प्रोडक्ट मिल रहा है साइज़ रिड्यूस होने के बाद 80% प्रोडक्ट कम से कम वो 100 माइक्रोमीटर स्क्रीन से अगर पास हो जाता है, इतना साइज़ रिडक्शन करने के लिए जो एनर्जी नीडेड है, दैट इज़ WI, दैट इज़ वर्क इंडेक्स, दैट इज़ अ स्टैंडर्ड टर्म. This definition leads to a relation between KB and WI. If DP is in millimeters, P in kilowatts and m dot in tons per hour. अगर हम इक्वेशन को देखें, इक्वेशन क्या थी हमारी, P अपॉन एम डॉट इज इक्वल टू KP अपॉन अंडर रूट DP। तो इक्वेशन से क्या हो जाएगा हमारा, KB इज इक्वल टू P अपॉन एम डॉट मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट DP, और P अपॉन एम डॉट जो है वो एनर्जी है, और इस केस में जिसमें 80% ऑफ द प्रोडक्ट पासिस 100 माइक्रोमीटर स्क्रीन, जो एनर्जी है यानी कि P अपॉन एम डॉट है वो वर्क इंडेक्स के बराबर है। तो KB इज इक्वल टू हो जाएगा WI मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट DP, और DP की वैल्यू है इस केस में कितनी, 100 माइक्रोमीटर, दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मिलीमीटर्स। तो KB की जो वैल्यू हो जाएगी, जो फॉर्मूला ड्राइव होगा KB के लिए, वो होगा 0.3162 WI। If 80% of the feed passes a mesh size of DPA millimeters and 80% of the product a mesh of DPB millimeters, अगर 80% जो फीड है उसका 80% DPA मिलीमीटर्स के मैश साइज से पास हो जाती है, और जो प्रोडक्ट है अगर उसका 80% DPB मिलीमीटर्स के मैश साइज से पास हो जाता है, तो जो एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा इक्वेशन 10। जो हमारा मेन किक्स लॉ था उसमें KB यानी कि बॉन्ड्स लॉ कांस्टेंट की जगह हम रख देंगे 0.3162 WI, और उसके अलावा KB अपॉन अंडर रूट DP था, तो वो अंडर रूट DP जो था वो हम प्रोडक्ट और फीड दोनों की टर्म में रख देंगे। तो दैट वुड बी difference of the size of product and feed, so that would be 1 upon under root DPB and 1 upon under root DPB minus 1 upon under root DPA. Some numericals regarding to the laws of size reduction are given here. So the first numerical is, what is the power required to crush 100 ton per hour of limestone if 80% of the feed passes a 2 inches screen and 80% of the product passes a 1/8 inches screen. The work index for limestone is 12.74. कुछ नहीं करना है, इसमें फीड रेट हमें दे रखी है यानी कि m डॉट की वैल्यू दे रखी है 100 टन पर आवर, DPA दे रखी है हमें, DPA जो है वो 2 इंचेस, तो इंचेस को हम मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे, उसके लिए हमें उसे 25.4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो DPA वुड बी 2 मल्टीप्लाई बाय 25.4 दैट इज 50.8 mm एंड DPB वुड बी 0.125 inches, 1/8 inches that is 0.125 inches multiplied by 25.4 that is 3.175 mm. So ये सारी वैल्यूज़ हम फॉर्मूले में इक्वेशन 10 में पुट कर देंगे, दैट इज़ 0.3162 मल्टीप्लाई बाय WI इंटू 1 अपॉन अंडर रूट
dPb माइनस 1/√Tpa। तो यहाँ पे हमने पुट किया तो यहाँ से पावर कैलकुलेट होके आ जाती है। So the next numerical is a material is crushed in a crusher such that the average size of particle is reduced from 50 mm to 10 mm with the consumption of energy of 13.0 kW per kg per second. What would be the consumption of energy needed to crush the same material of average size 75 mm to an average size of 25 mm? First, assuming Ridinger's law applies, and other second one is assuming Kick's law applies. So the first step to solve a numerical is to read the question properly, what the values are given in the question. So we have given the size of product and feed and the consumption of energy. This is one case, and the other case, in the other case the size is 75 mm and 25 mm. तो फर्स्ट केस में हमें एनर्जी भी पता है और हमें साइजेस भी पता है, बट हमें कांस्टेंट नहीं पता, तो हम कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे और उसको हम सेकंड केस में यानी कि 75 mm और 25 mm वाले केस में हम उस कांस्टेंट को पुट कर देंगे और वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। रिडिंगर्स लॉ के केस में रिडिंगर्स लॉ की क्वेश्चन पुट करेंगे और किक्स लॉ के केस में किक्स लॉ की क्वेश्चन पुट करेंगे। तो पहले रिडिंगर्स लॉ से सॉल्व करते हैं। तो रिडिंगर्स लॉ के क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है और DSB है हमारा 10 mm, DSA है 50 mm। सबको हमने पुट किया, KR की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और फिर सेकंड केस में जहाँ की DSB की वैल्यू 25 mm है और DSA की वैल्यू 75 mm है, वहाँ पे हमने KR की वैल्यू पुट की और यहाँ से एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाती है। इसी तरह से हमने किक्स लॉ के लिए सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, हमें स्टार्टिंग में एनर्जी की वैल्यू पता है, DSB की वैल्यू 10 mm, DSA की वैल्यू 50 mm। हमने पुट किया सारी वैल्यूज़ और हमने किक्स लॉ कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाली। और उसके बाद जो सेकंड केस है, जिस केस में DSA की वैल्यू 75 mm है और DSB की वैल्यू 25 mm है, उस केस में हमने पुट की कांस्टेंट की वैल्यू और जो साइजेस गिवन है, तो एनर्जी कैलकुलेट होके आती है हमारी 8.88 किलोजूल पर kg। Good luck and thank you. If something you could not